हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट थर्ड का लास्ट 2 टॉपिक और रह रहे थे, उसको हम करते हैं जो हम आपको क्लास में नहीं करवा पाए। ठीक है, और छुट्टी का आपका सही यूज हो जाए। ठीक है, देखो जैसे इसमें एक है अपना अनुपातिक गणित्र। ठीक है, हमने जो ग्राफ प्लॉट कर किया था ना, उसमें ये आया था ना, अनुपातिक क्षेत्र। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो अब आपने ग्राफ, इससे पहले के ग्राफ वगैरह आपने सब बता ही दिया है मैंने आपसे। ठीक है, अब आगे देखो अनुपातिक गणित्र। इसमें क्या होगा, अनुपातिक गणित्र के 2 भाग होते हैं। ठीक है, नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, बनावट और सिद्धांत। अब बनावट को देखते हैं। ठीक है, बनावट में क्या होता है, एक बेलनाकार धातु की नली होती है। मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, फिर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें एक बेलनाकार धातु की नली होती है। ठीक है, देखो ये बेलनाकार धातु की क्या होती है, ये नली होती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक वायुमंडल या इससे कम दाब पर 90% तो आर्गन गैस और 10% पर मीथेन गैस भरी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 90% तो क्या आर्गन और 10% क्या मीथेन गैस भरी होती है। ठीक है, आगे देखो इसके मध्यम में मतलब कि बीच में एक धातु का पतला तार होता है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। धातु का पतला तार होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। यहाँ पर इतनी वोल्ट आरोपित की जाती है आयनन कोश अनुपातिक क्षेत्र में कार्य करे। ठीक है, अब मतलब कि आपको पहले मैं आपको बताया था कि किसमें अनुपातिक, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कितने क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जितनी वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी, समान अनुपात में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म बनने लग जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो आयन बनते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इतनी आरोपित की जाती है कि आयनन कोश अनुपातिक क्षेत्र में कार्य करे, जहां आरोपित वोल्टता का मान कितना होता है, ये याद रखना, 200 से 800 वोल्ट के मध्य होता है। ठीक है, देखो माना एनोड वक्रता त्रिज्या क्या है, ए है, तथा कैथोड की वक्रता त्रिज्या क्या है, बी है, तथा लगाई गई वोल्टता वी है, और पश्च से दूरी कितनी, आर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, निम्न प्रकार होगा। तो कैसे है, देखो अब ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस भरने, 1 मिनट रुको, इसमें क्या होता है, ये गैस भरने की नली होती है। ठीक है, यहाँ पे गैस भर देते हैं, और इसमें क्या, एक बात सुनो, ये कह रहा है ना, आपतित आयनीकारक कण के लिए पतली खिड़की, यहाँ पे एक पतली खिड़की लगी होती है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, कॉस्मिक रे, ये यहाँ से एंटर हो जाते हैं, जो ये गैस के द्वारा क्या हो जाते हैं, आयनित। इस गैस को क्या करते हैं, आयनित, मतलब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर कैसा आवेश होता है, प्लस, तो इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ, एनोड की तरफ। देखो ये क्या है, यहाँ पे ये एनोड है, और ये क्या है, ये जो साइड में ये सब, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, कैथोड है। तो अब देखो तो इसका ओवरव्यू यहाँ पे बता रखा है कि ये बाहर वाली सतह है, ये तो क्या है, कैथोड, और इसके अंदर वाला ये छोटा सा पार्ट है ना, ये वाला, ये तार दे रखा है, ये क्या है, एनोड है भाई। ठीक है, देखो और इसमें बताने का क्या है कि भाई हाँ ठीक है, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये क्या होता है, विद्युत विरोधी होता है, क्योंकि एनोड और कैथोड फिर एक जैसे हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, फिर कैथोड को ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है भाई, ये डायग्राम आपको अच्छे से लिख के आना है पेपर में। ठीक है, आगे देखो अब बात आती है कि ई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर लॉग बी अपॉन में ए, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये बनता कैसे है, अब ये आपको समझाना यहीं पे बता देते क्या। देखो
कोशिश करना समझने की। आपने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल टू, रुको एक मिनट, V इज इक्वल टू माइनस का समाकलन EDR होता है, पढ़ा है, ठीक है। और अगर एक ये सेकेंद्रीय होता है ना, सेकेंद्रीय बेलन होता है, इसके कारण मतलब एक तो A है और यहाँ से यहाँ तक ये मान लो B है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, जो अब लिख रखा है वो अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा, पता नहीं आपको आता है नहीं आता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू एक स्ट्रेट वायर के कारण, आपको याद हो तो एक स्ट्रेट वायर का, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको सोचा था कि करके बता दूंगा। E इज इक्वल टू 1/4 2 लैम्बडा अपॉन में R होता है नहीं ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस B से A EDR, E की वैल्यू क्या होती है। अब अगर ये भी ना आए तो भाई मेरे को बता देना, ये भी नहीं आता मेरे को तो। 12th क्लास का गाउस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टॉपिक है ये, गाउस का फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। 2 लैम्बडा अपॉन R, तो जैसे ये सारा क्या है, कांस्टेंट है ये वैल्यू सारी, तो इसको बाहर रख देंगे, यहाँ पे रख दिया ना ये, देखना, ठीक है। और फिर A से B, मतलब B से A था, उसको माइनस को हटाने के लिए A से B कर दिया बस, ठीक है। और यहाँ 1 अपॉन में R DR, अब 1 अपॉन R का क्या होता है, log R, लिमिट रखना है B से A, तो रखोगे तो ये क्या आएगा, log B अपॉन में A, log M माइनस log N वाले फॉर्मूले से log M अपॉन में N होता है, ठीक है। इतना तो पता है मेरे को, जानते हो आप अच्छे से, मतलब आप जानते हो अच्छे से, ये कहना चाह रहा हूँ। देखो V यहाँ V है, और अब एक काम करना, जो log B अपॉन में A है इसको कहाँ ले जाओ, इसके बटे में, ठीक है, बटे में ले गया, देखो B अपॉन में log B अपॉन में, V अपॉन में log B अपॉन में A बराबर, और यहाँ क्या बच गया, ये HD, ये लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो ये 1/4 होता है, और ये है, तो यहाँ पे भी है ना, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, V अपॉन में log B अपॉन में, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, V अपॉन में, और R तो लिख, यहाँ पे ये वाला R लिखा है, और ये नीचे log B अपॉन में A, ठीक है भाई, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख रखा है वहाँ पे, और आपको पेपर में भी ये डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने, देखो अब क्या कह रहा है, यदि आयनन कोष्ठ से में निर्गत निम्न आयनन कोष्ठ में निम्न ऊर्जा वाले आयनीकारक कण भेजे जाएं तो बनने वाले प्रारंभिक आयनों के कारण वोल्टा स्पंद की ऊंचाई क्या होती है, बहुत कम। अगर क्या कह रहा है, आयन कोष्ठ में निम्न ऊर्जा वाले आयनीकारक कण भेजे जाएं तो बनने वाले प्राथमिक आयनों के कारण वोल्टा स्पंद की ऊंचाई क्या होती है। स्पंद बोले तो मैंने आपको बताया ना, पल्स बोलते हैं ना, हाँ पल्स बोलते हैं स्पंद को, मतलब जैसे इस रुक के एक मिनट, ये पल्स मतलब कि ऐसे होती है ना, ये पल्स बहुत कम मिलेगी अगर कम ऊर्जा वाले कण अपन भेजते हैं तो, ठीक है। आगे देखो, तो जिससे अल्प ऊर्जा वाले कणों का संसूचन नहीं कर सकते, परंतु अनुपातिक गणित में निम्न ऊर्जा वाले कणों का संसूचन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लगाई गई वोल्टा का मान अधिक होता है, जिससे वोल्टा स्पंद की ऊंचाई बढ़ जाती है और कणों का संसूचन कर लिया जाता है। वो क्या कह रहा है कि लगाई गई वोल्टा कितनी लगाई गई थी, 200 से, सॉरी कितना है देखो यहाँ पे बता रहा ना, 200 से, एक मिनट, 200 से 800, ठीक है। तो इसका संशोधन कर लिया जाता है। फिर बात आती है इसके सिद्धांत की, ठीक है। सिद्धांत में क्या माना, ई ऊर्जा का एक आयनीकारक कण अनुपातिक गणित में प्रवेश कराया जाता है, जिससे बनने वाले आयन युग्मों की संख्या क्या है, n है, तथा एक आयन युग्म बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी है, ED, ठीक है। जैसे उसमें हमने बताया कुछ आपको कि ये कितना होता है, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और n की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने बताया था ना, बताया n इज
n इज इक्वल टू क्या बताया था, बटे में तो 35, और बताया ना क्लास में कि 6 इंटू 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आया वो क्या आ गया, युग्मों की संख्या आ गई थी। मतलब ये 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये ईडी है, ये ईडी दे रखा है। आयन युग्म बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी, ईडी, तो बनने वाले आयन युग्मों की संख्या कितनी होगी, ऊपर तो एनर्जी मैंने बताया ना अभी, एन इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई अपॉन में ई डी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, अनुपातिक गणित्र में प्राथमिक आयन गैस से टक्कर कर द्वितीयक आयन युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे एवलांस कहा जाता है। मैंने बोला ना, एवलांस मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जैसे, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेंगे, ये और इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेंगे, तो ये जो एक चित्र बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, एवलांस कहा जाता है। ठीक है, एवलांस कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेयर बन जाएंगे, युग्म बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मानव बनने वाले द्वितीयक आयन युग्मों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, तथा प्रेरित आवेश का मान Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है अब तक आपने, Q इज इक्वल टू एन ई, यही पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू एन ई, आवेश का क्वांटिका Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या होती है, ई अपॉन में ई डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, अब मेरी बात समझना भाई साहब, यहाँ पे एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, Q इज इक्वल टू, देखो एक, अब देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। अब मैं कह रहा हूँ एन की वैल्यू क्या है, चलो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, ई अपॉन में ई डी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अगर उसका प्रवर्धन करना है ना, मतलब एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई करने के लिए उसका प्रवर्धन गुणांक वो होता है एम, मतलब एम टाइम्स इसका प्रवर्धन हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई एम अपॉन में ई डी। ठीक है, यही आपको यहाँ बता रखा है। देखो, माना m द्वितीयक आयन युग्मों की संख्या n है, तो यहाँ प्रेरित आवेश का मान Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू होगा ई एम ई अपॉन में ई डी। m क्या है, m है अनुपातिक गणित्र का प्रवर्धन गुणांक। भाई ये तो आपको आ ही गया, Q इज इक्वल टू एन ई से निकाला, n इज इक्वल टू आपको बता दिया क्या होता है, ई और ये क्या है, ये ई है ही, और m क्या है प्रवर्धन गुणांक, m टाइम्स को इंक्रीज करने के लिए क्या लगाया गया है, प्रवर्धक, इसका प्रवर्धक गुणांक कितना है, m है। ठीक है, ये इसका आवेश मिल गया। अब बात करते हैं इसकी वोल्टता की। यदि संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता V है, धारिता C है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में C। ठीक है, Q अपॉन में C, और Q का मान अभी निकाला ये। ठीक है, Q का मान, तो इसके बटे में क्या करना है C, तो बस गुणे में क्या हो जाएगा C, बाकी सब एज इट इज है ही। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलो, तो ये आगे वोल्टेज। ठीक है, आगे चलो। अब यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या है V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से कर लो, V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू Q अपॉन में T, R, और Q अभी आपने निकाला क्या है, ये वाला, ये तो आया था Q, और इंटू में बटे में T है, इंटू में R है, तो वोल्टेज भी आ गई। ठीक है, ये आपको इतना करना है जब आपका आता है अनुपातिक गणित्र। अब उसके कुछ लाभ होते हैं, लाभ है वो देखो, अनुपातिक गणित्र के लाभ, अनुपातिक गणित्र के निम्न ऊर्जा वाले बीटा और गामा कणों का संसूचन किया जा सकता है। ये संसूचन जो अपना फर्स्ट एरिया था क्या था, आयनन कोष्ठ, उससे इसका संसूचन नहीं किया जा सकता था। अब किससे कर रहे हैं अपन, अनुपातिक गणित्र से। दूसरा क्या है, न्यूटन विखंडन की प्रक्रिया में n का मतलब कि युग्मों की संख्या का संसूचन अनुपातिक गणित्र के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, न्यूटन विखंडन की प्रक्रिया होता है ना कि नाभिक न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है ना, मतलब कि विखंडन में, नाभिक के विखंडन में न्यूट्रॉन का विखंडन होता है कि भाई एक न्यूट्रॉन बाकी 3 न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाता है ना, उनका संसूचन किसके द्वारा किया जा सकता है, अनुपातिक गणित्र के द्वारा। ठीक है, आगे चलो। अभी कमी भी है कुछ भाई, अच्छी बात है, तो कमी भी है, क्या है कि अनुपातिक गणित्र का प्रवर्धन गुणांक आरोपित वोल्टता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हमने 200 से कितनी लगाई थी 800, उस पर निर्भर करता है, इसलिए आरोपित वोल्टता को गणित्र में नियत रखना अति आवश्यक। इसको ये समझ में आ गई बात, ये भाई ये फिक्स कर दे, अगर इस पर निर्भर कर रहा है तो ये अपन नियत रखनी चाहिए, ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसके थोड़े सा नुकसान है। ठीक है, अब आता है आपका
लास्ट टॉपिक अपने तीसरी यूनिट के दूसरे पार्ट का, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और है भाई, ठीक है, जो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। आगे देखो, गाइगर मूलर गणित्र। इसमें कहता है गाइगर मूलर गणित्र के द्वारा अल्फा बीटा कणों की गणना की जाती है तथा यह गाइगर क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। देखो ग्राफ बनाया था ना ये, ठीक है, ये बनाया था ग्राफ ऐसे ऐसे, फिर ये नियत रहती है यहाँ पे, फिर क्या होता है ये ऐसे यहाँ पे मिलती है, फिर ये ऐसे, और लास्ट क्या होता है अविरक्त क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नियत होती है, इसे आयन क्षेत्र बोलते हैं, इसे समानुपातिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना दोबारा, ठीक है। वीडियो तो बना ही दूंगा, क्लास ही तो नहीं ले सकता बनावट, ठीक है। मेरे बाकी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, देखो एक काम करना, जो देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। नाम क्या लिखो, सभी समझदार हो। चलो बता देता हूँ, रेखा, सपना और कौन है, प्रीति, ठीक है, मोनिका, अंजलि और कौन है, सपना हो गया, और एकता, ठीक है, और खामोश सभी स्टूडेंट से, ठीक है। देखता हूँ मैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन वीडियो को देखता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, तो बनावट में क्या करना है, इसमें से इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार धातु की नली होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसके मध्य टंगस्टन धातु का एक पतला तार होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। तार तो हमेशा एनोड की तरह काम कर रहा था, तीनों में देखा मैं। और इस नली में 90% क्या होती है ऑर्गन गैस, 10% क्या समनकारी गैस। इसका बड़ा यूज है रूप में एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH, ठीक है। अब पीते जो लोग बाग होते हैं ना, ये पीते इसको है, अगर ये CH3OH पी ले तो ये खतरनाक है भाई, ठीक है। तो कई बार इसकी मात्रा को मतलब मिला देते हैं ना, तो आदमी मर जाते हैं भाई, ठीक है। आगे चलो, कांच, ये देखो इसमें क्या होता है, कांच का आवरण होता है ये चारों तरफ ये, ठीक है। और ये विद्युत रोधी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आर्गन होता है, यहाँ पे आर्गन की। और यहाँ ये जो कैथोड होता है वो किसका, Cu का। ये यहाँ पे जो वायर सा होता है ये किसका होता है, Cu का। और ये टंगस्टन तार, ये जो तार होता है ना ये वाला, ये किसका होता है, टंगस्टन धातु का तार होता है, ठीक है। और इसमें 90% क्या होती है आर्गन, और 10% क्या होती है C2H5OH। और इसको कौन सी गैस बोलते हैं, मतलब इसको समनकारी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। समनकारी पदार्थ, समनकारी पदार्थ, ठीक है। इसका यूज अलग से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब फिलहाल डायरेक्ट चलते हैं, टाइम की बर्बादी किए बिना। और इसमें 800 से 2000 वोल्टेज तक अप्लाई करनी पड़ती है, और ये इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये फिक्स था, नियत रखनी पड़ी थी इसमें। ये एरो का साइन का मतलब यही होता है, एरो का साइन मतलब ये परिवर्तनशील है, ठीक है। ऐसे 800 से 2000, और इसको ये ग्राउंडेड कर देते हैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, ठीक है। ये तो आपका बनावट थी। अब देखो सिद्धांत में क्या करना है, जब अल्फ़ा बीटा को गाइगर मूलर गणित्र में, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जो भी यहाँ पे जैसे जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है देखो, गाइगर मूलर गणित्र में प्रवेश कराया जाता है तो गैस के कणों का आयनीकरण कर देते हैं। आयनीकरण मतलब कि प्लस और माइनस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में धनायन व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आगे पता है, एक धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या कह रहा है, इस अवस्था में धनायन व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण यह जल्दी एनोड पर पहुंच जाते हैं। पता है आपको कैसे, जैसे मान लो ये है, मान लो ये सोडियम का आइटम है। सोडियम के यहाँ एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो अब ये क्या बन गया पॉजिटिव आयन। अब ये इसका बाहर ज़्यादा होगा, इसका होगा, इसका ही ज़्यादा होगा ना। तो ये तो क्या होता है, तुरंत जल्दी से किस पे पहुँच जाते हैं, एनोड पर पहुँच जाते हैं। और ये कैथोड पर नहीं पहुँच पाते आसानी से, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यदि गतिशील, हाँ जल्दी एनोड एनोड पहुंच जाते हैं। यह गतिशील इलेक्ट्रॉन गैस के अन्य परमाणुओं से टक्कर कर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो अन्य परमाणुओं के, अन्य गतिशील इलेक्ट्रॉन गैस के अन्य परमाणुओं से टक्कर कर किसका, द्वितीय इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर देते हैं, जिससे एवलांस एनोड के पास पूरे क्षेत्र में
फैल जाता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, तो यहीं पे समझ में आएगा पक्का। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ चले जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, ठीक है। पॉजिटिव आयन या कैथोड पर नहीं जा पाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुँच गए एनोड पर, लेकिन कैथोड ये पॉजिटिव किस पर नहीं पहुँच पाए, कैथोड पर। क्यों, इसका वेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो एक तो मोटा आदमी, ये देखो ऐसे मान के चलो, एक मिनट, एक तो पतला सा आदमी है, ठीक है, मेरे जैसा, ये तो स्पीड से जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। और एक ये मोटा सारा आदमी है, ठीक है, और इसको पहुंच जाए तो ये आराम आराम से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ ज़्यादा मास है वो क्या होगा, तो यहाँ पे ना इस क्षेत्र में एवलांस उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बस ये कहना चाह रहा है। अब देखो जिससे एवलांस के कारण पास पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में धनायन को कैथोड पर पहुँचने में अधिक समय लगता है, कह दिया ना। अतः इस अवस्था में वोल्टता कहाँ पहुँच गया, हाँ, वोल्टता में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। एक धनायन को कैथोड तक पहुँचने में लगा समय लगभग 100 माइक्रोसेकंड होता है, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ सेकंड ये होता है। इसे गाइगर मूलर गणित्र का विश्रांति काल कहा जाता है, और गाइगर मूलर गणित्र को वापस अपनी स्थिति में आने में लगे समय को रिकवरी। अब ये आपको आगे बताऊंगा कि भाई ये विश्रांति काल, देखो विश्रांति काल समझ लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पे प्लस 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 ऐसे था, वो एनोड के पास है, यहाँ पे माइनस तो आए गई। अब ये यहाँ पे है ना, जब तक जितनी देर तक यहाँ पे रहेंगे उस काल को क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इस टाइम में वोल्टेज तो इंक्रीज होगी नहीं, बल्कि जो अपन वोल्टेज दे रहे हैं ना, वो इसके कारण वोल्टेज के मान में क्या होती जाएगी, कमी। अरे भाई हमने जैसे वोल्टेज लगा रखे है 200 से कितनी लगा रखे है 800, करंट का मान तो बढ़ाएगा नहीं। अरे ये कैथोड पे आएगा जब भी तो करंट का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि करंट का मान इंक्रीज ना होके क्या होगा, वोल्टेज के मान में क्या होती है, कमी होती है। और जब तक ये यहाँ पे रुके रहेंगे, मतलब ये विश्राम कर रहे हैं, जब उस काल को तो क्या कह रहे हैं, जितने टाइम तक रहेंगे विश्रांति काल, ठीक है। और गाइगर मूलर गणित्र का वापस अपनी स्थिति में आने में लगे समय को क्या कहेंगे, रिकवरी टाइम, मतलब रिकवरी समय, ठीक है। फिर ये उसके बाद ये प्लस है ना, प्लस इसकी तरफ कैथोड की तरफ आ जाएंगे। वो आएंगे कैसे, वो आएंगे समनकारी पदार्थ मिला के, जो हमने अभी बताया C2H5OH, ठीक है। वो हम अब आगे करेंगे बात, ठीक है। देखो रिकवरी समय कहते हैं विश्रांति काल व रिकवरी समय का योग गाइगर मूलर गणित्र का पक्षघात समय TP कहलाता है। यदि इतने समय में कोई दूसरा आयनीकारक कण गाइगर मूलर गणित्र में प्रवेश करे तो गाइगर मूलर गणित्र इस आयनीकारक कण का पता नहीं लगा पाता, ठीक है। मतलब कि कोई दूसरा आयनीकारक कण, जैसे मान लो कौन समय में, विश्रांति काल और रिकवरी समय का योग गाइगर मूलर गणित्र का पक्षघात समय कहलाता है इस समय में, ठीक है। अब जो ग्राफ बताएंगे ना, जब आपको समझ में आएगा, इस समय में अगर कोई इस समय में दूसरा आयनीकारक कण, जैसे मान लो अल्फा के साथ साथ बीटा भी आ जाए, ठीक है, तो उस समय क्या प्रवेश करे तो गाइगर मूलर गणित्र आयनीकारक कण का पता नहीं लगाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं क्यों नहीं लगा पाएगा भाई, इसलिए नहीं लगा पाएगा कि जैसे उसमें भाई वो जो प्लस प्लस वहाँ पे रुका हुआ है, वहीं माइनस रुका हुआ है। अब करंट का मान तो कुछ हो नहीं रहा, करंट का मान होगा जब भी तो यहाँ प्रवर्धक के माध्यम से हम बता पाएंगे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कितना करंट आ रहा है। तो वो जब यहाँ प्लस जब तक नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे ये टाइम कैसा है, ये रिकवर हो रहा है वो पॉजिट्रॉन, जब तक रिकवर होकर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा अपने दूसरे कैथोड पर, जब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उसका संशोधन नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब आगे चलो, देखो ये बात रही ग्राफ की सारी, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आयन युग्म बन रहे हैं, वो वहीं पे एनोड पर ही रुके हुए हैं, मतलब उस पर जो अपना एनोड था ना उसके पास में एवलांस बना रखा है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे वोल्टता, अब वो पॉजिटिव आयन वहीं पे हैं, अब हम वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन वोल्टेज समय टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके मान में क्या हो रहा है, वोल्टता के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे प्लस है,
ठीक है, वो प्लस को हटाने में काम कर रहा है। वही प्लस हटाने की बजाय अगर वो यहीं पे होता तो करंट फ्लो होगा, तो अपने वोल्टेज इंक्रीज हो जाती। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये यहीं पे होता है, ठीक है। फिर इस समय के बाद में फिर वो प्लस आ जाते हैं अपने सारे किस पे, कैथोड पर। उसके बाद में वोल्टता इंक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो ये काम होता है। ये जो टाइम है ना भाई, ये वाला टाइम कौन सा, टीपी, इसको क्या बोल रहे थे, पक्षघात समय, ठीक है। पक्षघात समय बोल रहे हैं ना इसको, देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पक्षघात समय। ये समय क्या होता है, इस टी एक तो अपना था, एक तो टी आर था रिलैक्सन टाइम, और एक डेथ टाइम टी डी, इनका दोनों का योग ही होता है क्या, टी पी, ठीक है। यही बात बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टी पी इक्वल टू टी डी प्लस में टी आर। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात सुन लो, समनकारी की क्रिया, ठीक है। वीडियो लेंथी हो गई भाई, कोई बात नहीं, जल्दी से ख़त्म करते। समनकारी की क्रिया, गाइगर मूलर गणितर में समनकारी के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जब धनायन कैथोड पर पहुंचता है तो यह कैथोड से टक्कर कर द्वितीयायन उत्पन्न करता है। क्या बोला है कि धनायन कैथोड पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, कैथोड से टक्कर कर द्वितीयायन उत्पन्न करता है। जैसे ये था ना, ऐसे ये था यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे कैथोड से धनायन आया है, यहाँ पे टकराया, तो क्या करता है ये द्वितीय आयन का निर्माण करता है, प्लस माइनस बन जाएंगे दोबारा, ठीक है, आयन का निर्माण करता है। तो फिर क्या कह रहा है, जिससे गाइगर मूलर गणितर का रिकवरी समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिकवरी समय बढ़ कैसे जा रहा है भाई, प्लस है, मेरी बात समझो, रुको देखो यहाँ पे पहले ये क्या है, एनोड है, ठीक है, ये एनोड है, और इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 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 ऐसे, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है ये कैथोड है, ये भी कैथोड है। अब ये कैथोड ये अब यहाँ पे आएगा तो इससे क्या होगा, आयन फिर बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस फिर बन रहे हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो प्लस माइनस बन रहे हैं। अब पहले ही प्लस थे, पहले ही और भी प्लस माइनस हो गए। अब जो उसकी वोल्ट तक जो नेगेटिव में आ रही थी, मतलब उसका जो मतलब जो वो था ना रिकवरी टाइम, टी आर का मान बढ़ रहा है, टी आर का मान बढ़ रहा है ना, रिकवरी टाइम बढ़ रहा है। मतलब कि ये प्लस यहाँ पे आ जाए सारे जब तो काम बन जाए, लेकिन ये प्लस यहाँ पे सारे नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस सतह पर वो आते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं ना, तो वो बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब करना है वो देख लो तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ इस चीज़ को समझ, बस धनायन समनकारी से क्रिया कर कर उदासीन हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, धनायन समनकारी से क्रिया कर, अब जो C2H5OH मिलाया है ना, वो धनायन जो बच रहा था वो किससे के लिए क्रिया कर लेगा, समनकारी से, मतलब C2H5 से। ये इसका काम ही है C2H5 का, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े हो गए आप, ठीक है। ये C2H5 से इसको क्या कर लेगा, मतलब उदासीन कर देगा। अब बचा क्या, अब जो यहाँ प्लस था, जितने प्लस पहले बन रहे थे, बस देखो ये प्लस उस सतह पे आ रहा था, कलर चेंज करूँ क्या, ठीक है, ये भी ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा सुनो भाई, ये अपना ये था, ऐसा था, ऐसे था, ठीक है, ये अपना है ना, यहाँ पे प्लस भी था और ये माइनस। मैं कह रहा हूँ ये प्लस इस पर आया तो और प्लस बन रहे थे, ठीक है, प्लस माइनस मतलब युग्म बन रहे थे, ठीक है, आयन बन रहे थे। अब जैसे ही मैंने C2H5OH डाला तो ये प्लस को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, मतलब अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अब प्लस फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो पॉजिटिव आयन है वो अपने कैथोड पे पहुँच जाएंगे, उसमें फिर अपन का क्या होगा, करंट का मान अपन को कुछ मिल जाएगा, तो अपन वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये काम था बस इसमें, ठीक है भाई। ये लिख लो, एक बार देख लो, एथिल अल्कोहल धनायन के रूप में प्राप्त होती है, रुको, एथिल अल्कोहल धनायन के रूप में प्राप्त होती है। यह कैथोड पर पहुंचकर उत्तेजित हो जाती है तथा स्वयं वियोजित हो जाती है। यह द्वितीय इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं, मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन और आयन नहीं बनाने देगी, ठीक है। उसके बाद इस समनकारी के उपयोग में गाइगर मूलर गणित का पक्षघात समय क्या हो जाता है, कम, रिकवरी टाइम का मान क्या हो जाता है, कम। तो टोटल जो अपना टी क्या था, टीपी, वो क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। समनकारी गैस की विशेषताएं, ठीक है, इसमें क्या होगा,
समनकारी गैस का आयन विभव गाइगर मोलर गणित्र में प्रयुक्त गैस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये क्या आंसर है, जो समनकारी गैस का जो आयन विभव है, मतलब कि आयन बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो गाइगर मोलर गणित्र की में प्रयुक्त गैस से कम होना चाहिए। इसी वजह से तो जब आर्गन तो कितना लिया है 90% और C2H5OH कितना लिया है 10%। ठीक है, ये बात है। आगे चलो, समनकारी गैस की कैथोड से टक्कर के पश्चात वियोजित होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो जो हमने अल्कोहल डाला है वो उसको वियोजित ना करे, मतलब उसको प्लस आयन को ख़त्म ना करे। प्लस आयन ख़त्म नहीं होंगे तो प्लस उस्ताद जी बैठे ही रहेंगे, फिर दिक्कत है। ठीक है, और इसका प्राबैंगनी क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, मतलब अवशोषित करने वाला क्षेत्र इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इसको जल्दी पॉजिटिव आयन को अवशोषित कर ले। ठीक है, मतलब कि उदासीन बना ले। फिर इसका है ये अभिलाक्षणिक वक्र, यदि गणन दर आरोपित वोल्टता के मध्य वक्र खींचा जाए तो निम्न प्रकार होगा। देखो यहाँ पे जो ये वक्र है ना, ये इसको डॉट डॉट करके बनाना है। ये इधर है ना, ये वाला, ये यहाँ तक तो इसका ऐसे कंप्लीट बना लेना। ठीक है, कंप्लीट। ये इधर आगे मैंने ये डॉट डॉट करके बस ऐसे बता रखा है, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बता रखा है। ये क्या है, VT थ्रेशोल्ड वोल्टता, जो कहते हैं ना वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। ठीक है, वो आवृत्ति क्या कहलाती है, देयली आवृत्ति। तो ये है ऐसी थ्रेशोल्ड वोल्टता, वोल्टेज। ठीक है, आगे तो ये बात है। यहाँ पे V1 से V2 हुआ, V1 से V2, और यहाँ पे N1 से N2, ये पेयर बन गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टता यहाँ इसमें लगभग कांस्टेंट होती है, उसके बाद क्या होती है, बढ़ जाती है। जिस क्षेत्र में कांस्टेंट होती है उसे क्या कहते हैं, प्लेटो क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेना। ठीक है, गाइगर मूल गणित्र में एक निश्चित वोल्टता के पश्चात ही गणन दर प्रारंभ होती है, जिसे देयली वोल्टता कहा जाता है, तथा गाइगर क्षेत्र में गणन दर का मान लगभग नियत रहता है, जिसे प्लेटो क्षेत्र भी कहते हैं। प्लेटो क्षेत्र की ढाल, प्लेटो क्षेत्र की ढाल क्या होती है, ये होती है भाई। ये आपको सूत्र याद ही रखना है भाई। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा ये। ठीक है, क्या होता है ये, N2 माइनस N1 अपॉन N एवरेज 100 अपॉन में V2 माइनस V1 गुणा में 100, और N एवरेज ये आप एवरेज 2 है, N1 प्लस N2 तो बटे में 2। ठीक है, अतः एक अच्छे गाइगर मूलर गणित्र के लिए प्लेटो वक्र की ढाल 5% कम होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन वगैरह याद रख लेना। दक्षता क्या होती है, गणित्र की दक्षता, यदि कोष्ठ में N आयनीकारक कण प्रति सेकंड प्रवेश करते हैं तथा गणित्र द्वारा प्रति सेकंड N कणों का पता लगाया जाता है तो गणित्र की दक्षता, मतलब क्या आंसर है, N तो प्रवेश किया, N की पता लगे तो क्या होगा, ये होगा कैपिटल N इंटू टो। ठीक है, ये टाइम इतने का ये पता नहीं लगा पाता है, इतने हैं, इतने चले जाएंगे तो ये टोटल ये आना चाहिए इसका। ठीक है, ये याद रख लेना, N आएंगे, इतने का ये पता लगाएगा, कितने का नहीं पता लगाया, फिर इतनों का पता नहीं लगाया। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखो, तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, नीटा इज इक्वल टू N अपॉन में N। ठीक है, ये इसकी सूत्र आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, गणन क्षमता। ठीक है, यदि कोष्ठ में एक आयनीकारक कण प्रवेश करे तथा उसके द्वारा एक आयन युग्म उत्पन्न हो तो गणित्र के द्वारा पता लगाए जाने वाले गणन क्षमता कहते हैं। गणन क्षमता क्या होती है, 1 माइनस E⁻SLP। ठीक है, भाई ये सूत्र डायरेक्ट है आपके BSc में। ठीक है, तो आप क्या करना, S ये जरूर लिख देना। S क्या है, एक वायुमंडल दाब पर गैस के आयन ऊर्जा, L क्या है, कोष्ठ में आयनीकारक कण द्वारा तय की गई दूरी, P क्या है, गैस दाब प्रेशर। ठीक है, और गणित्र दक्षता पक्षघात समय में संबंध। ठीक है, यदि कोष्ठ में N आयनीकारक कण प्रति सेकंड प्रवेश करते हैं तथा उनमें से गणित्र द्वारा N कणों का पता लगाया जाता है, यदि गणित्र पक्षघात समय टो है तो गणित्र N टो समय के लिए अक्रिय रहेगा, मतलब इतने समय के लिए क्या करेगा, काम नहीं करेगा रहेगा। वह इस स्थिति में पता नहीं लगाए जाने की कणों की संख्या क्या होगी, N, मैंने बोला N माइनस स्मॉल n इज इक्वल टू N टो, ये याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने इस आराम से लिख रखा है, इसको तुम एक बार देख लेना भाई। एक आयनीकारक कण है तो पक्षघात समय ये होता है, N कणों के लिए पक्षघात समय ये होगा। माना 10 आयनीकारक कण है, ठीक है, तो 10 आयनीकारक प्रति सेकंड प्रवेश करते हैं और गणित्र का पक्षघात समय क्या होगा, 1/2 सेकंड, तो 1/2 इंटू 10। ठीक है,
इज इक्वल टू कितना 5 कण को ही करेगा। 10 आएंगे तो बस 5 कण को क्या करेगा ये, उनके बारे में पता लगा पाएगा, बाकी को ये पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जैसे एग्जाम्पल में ये लिख रखा है कि n 10 पार्टिकल है तो n तो क्या होगा 1/2 सेकेंड। तो n यही देखो n तो ये इसकी वैल्यू है क्या 1/2 सेकेंड, तो आए क्या n 10 तो भाग दिया 5। ठीक है, तो ये आप वैसे आप डायरेक्ट अपनी थ्योरी में लिख देना, इतना अगर ना लिख पाओ तो ठीक है, बस ये लिखना कि यदि 10 नंबर वो कणों की संख्या 10 है तो वो हम मात्र 5 कणों का ही पता लगा पाते हैं, बस ये देख लेना। ठीक है, रिकवरी होने में टाइम लगता है ना भाई, ये कहना चाह रहा हूँ। n माइनस n ये आ गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन ले, n अगर कॉमन लेते हैं तो n बाहर आ गया, तो ये क्या n/n, ये हमने बताया था अब क्या होता है दक्षता। ठीक है, ये 1 माइनस n और n से n कट गया और यहाँ पे क्या बचा n तो। ठीक है, ये आप याद रखना दक्षता ये होती है। ये किस किस के बीच में संबंध आ गया, ये क्या बताया नीटा। ठीक है, ये लिख रहा ना, देखो किस किस के बीच में संबंध आया, पक्षघात समय, पक्षघात समय पक्ष ये है ना, देखो पक्षघात समय। ठीक है, मतलब नीटा और विश्रांति काल में ये आ गया संबंध। ठीक है, अब ये गायगर मूलर गणित के लाभ क्या है कि अल्फा बीटा गामा कॉस्मिक किरणों का संसूचन किया जा सकता है। गायगर आरोपित वोल्टता कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। इस गणित्र में एवलांस का मान प्रवर्धन पर निर्भर नहीं करता। इस गणित्र के द्वारा आयनिकार कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, संख्या आधी हो जाएगी बताया ना। और इस गणित्र में स्पंद वोल्टता की ऊंचाई क्या होती है अधिकतम होती है। कमियां क्या होगी, इस गणित्र का पक्षघात समय बहुत अधिक होता है। पक्षघात समय मतलब कि जो अपना लास्ट है ना Tp इज इक्वल टू टी डी प्लस में टी आर, ये क्या होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिकवरी होने में क्या टाइम ज़्यादा लगे, पक्षघात समय क्या होता है इसका अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इसके द्वारा कण की ऊर्जा का मान क्या होता है, कण की ऊर्जा का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है भाई, और ये इसके ग्राफ वगैरह ये आप देख लेना बस 1-2-3 लाइन। ठीक है भाई, और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना क्लास में तो हम मिलेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप पढ़ लेना इसको भाई। ठीक है, और इसको डिटेल से हम क्लास में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।